अब आज इस क्लास में हम बीए थर्ड ईयर की प्रथम प्रश्न पत्र विश्व के प्रादेशिक भूगोल के टॉपिक जो हमारा पिछली क्लास से चला आ रहा है एशिया के खनिज, उसमें से हम धात्विक खनिजों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम अधात्विक खनिजों की बात करेंगे। तो अधात्विक खनिजों की बात करेंगे तो इसमें हम जो अधात्विक खनिज हैं इस जो अधात्विक खनिज हैं वो धात्विक खनिजों की तुलना में एशिया में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। और जो मुख्य अधात्विक खनिज हैं उनमें हैं कुछ जो सल्फर, नमक, जिप्सम, ग्रेफाइट, अभ्रक, फॉस्फेट। आप केवल भारत, चीन, उत्तरी और दक्षिणी कोरिया ही इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जापान में भी इनकी बहुत ज़्यादा कमी है और दक्षिणी पूर्वी एशिया में तो ये बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। जो सल्फ़र है वो इंडोनेशिया, तुर्कमेनिस्तान और जापान में पाया जाता है। इसके साथ साथ भारत, चाइना और फिलीपींस में। नमक भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया में पाया जाता है। अभ्रक जो है एशिया में विश्व का करीब 90% पाया जाता है और भारत में अभ्रक करीब एशिया का 80% अभ्रक पाया जाता है। बिहार, राजस्थान इन राज्यों में अभ्रक पाया जाता है। बहुत कम मात्रा में जापान, उत्तरी दक्षिण कोरिया में पाया जाता है। जिप्सम बहुत कम मात्रा में भारत, पाकिस्तान, चीन, सीरिया, जापान और फॉस्फेट भारत, इंडोनेशिया, चीन और जापान में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। और अब जब हम इन अधात्विक खनिजों में हम बहुमूल्य रत्न और खनिजों की बात करते हैं, जैसे कि आप देखिए इन भारत में बहुत प्राचीन काल से हीरे, माणिक्य, मोती, नीलम बहुत महत्वपूर्ण बहुमूल्य माने जाते रहे। जबकि चीन में जेड को बहुत उच्च कोटि का बहुमूल्य रत्न माना जाता है। जो मोती हैं वो भारत के समुद्र तटीय भागों में, चीन के दक्षिण तटीय भागों में और जापान के तटीय भागों में पाए जाते हैं। हीरे जो हैं वो दक्षिणी भारत और बोर्नियो में मिलते हैं और माणिक्य और नीलम म्यांमार के जो शान पठार हैं और श्रीलंका में मिलते हैं। सोना जो है वो एशिया में बहुत सीमित है। इसमें ये मुख्य रूप से जापान, फिलीपींस, भारत, दक्षिणी कोरिया, इंडोनेशिया और मलेशिया में पाया जाता है। और जापान में ये जो सोना है क्यूशू द्वीप में मिलता है। फिलीपींस में लुजोन द्वीप में बेंगुयो की खान और भारत की कोलार खान बहुत अधिक प्रसिद्ध है। बहुत सारे देशों में सोना जो है नदी की रेत से प्राप्त की जाता है। सऊदी अरब में भी सोने का बहुत सीमित उत्पादन होता है। इसके अलावा चांदी जो है वो भी एक बहुमूल्य खनिज है। हालांकि इसका मूल्य जो है सोने की तुलना में बहुत कम होता है। एशिया में जापान, फिलीपींस, दक्षिणी कोरिया, म्यांमार, भारत और इंडोनेशिया में सीमित मात्रा में चांदी का उत्पादन होता है। और एक अन्य जो बहुमूल्य खनिज है वो है प्लेटिनम। ये भी एशिया में बहुत कम है। तो ये हम कुछ इन अधात्विक खनिजों की बात की है। इसके बाद हम शक्ति संसाधनों की बात करेंगे। हम सब जानते हैं कि शक्ति संसाधनों में कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत और कुछ अन्य शक्ति संसाधनों की बात की जाती है। तो सबसे पहले हम कोयले को लेंगे। अब एक तरह से हम सब जानते हैं कि कोयला जो है वो शक्ति का प्रमुख स्रोत है और एशिया के जितने भी विकासशील देश हैं उनके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन जो कोयला है वो उसका जो वितरण है बहुत ज़्यादा असमान है। मतलब कुछ देशों में तो ये बिल्कुल ही नहीं पाया जाता है। एशिया में सभी प्रकार का कोयला, जैसे कि हम सब जानते हैं जो कोयला है वो 4 प्रकार का होता है: एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ये सभी एशिया में उपलब्ध हैं। एशिया में जो चीन में कोयले का उत्पादन और संचित भंडार बहुत अधिक पाए जाते हैं। कोयले का जो वार्षिक उत्पादन है करीब 2016 में 3411 मिलियन टन था और जो विश्व के उत्पादन का 34.3% है।
और इसमें से उसमें भी लिग्नाइट है। चीन के हर प्रांत में कोयला पाया जाता है, लेकिन प्रमुख उत्पादक प्रांत जो हैं वो हैं होपेई, शांची और शांटुंग। कुल 70% प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं यहाँ पर, और सुरक्षित भंडार में भी बहुत अधिक मात्रा में चाइना बहुत अच्छा स्थान रखता है। करीब करीब 1262 करोड़ टन संचित भंडार कोयले के यहाँ पाए जाते हैं। जो कोयला इस दृष्टि से आप देखें कि चीन का मुख्य शक्ति का स्रोत है और यहाँ से कोयले का निर्यात भी करते हैं। जो भारत है वो एशिया का द्वितीय प्रमुख कोयला उत्पादक देश माना जाता है। भारत में जैसे यद्यपि वैसे कोयले की जो चीन के जो भंडार हैं उसकी तरह विशाल नहीं है, फिर भी औद्योगिक प्रगति के लिए पर्याप्त हैं। और यहाँ पर 2016 में 605 बिलियन टन कोयला उत्पादित किया गया था, और जो विश्व का करीब करीब 7.4% था। इसके अलावा मुख्य जो उत्पादक राज्य हैं वो हैं बिहार, पश्चिम बंगाल हैं। संचित भंडार जो हैं वो 1019 करोड़ टन है, जो विश्व की करीब करीब 10% है। एशिया के दूसरे उत्पादकों में उत्तरी और दक्षिणी कोरिया और जापान हैं, जहाँ पर कोयला क्रमशः उत्पादित किया जाता है। उत्तरी कोरिया में एलोंग खाड़ी के तटीय क्षेत्रों पर, दक्षिणी कोरिया में दक्षिण पूर्वी क्षेत्र पर, जापान में क्यूशू द्वीप पर कोयला प्राप्त होता है। और जापान में भी जो उत्तम प्रकार का कोयला है वो समाप्त हो गया है। एशिया के दूसरे देश हैं जैसे कि इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, फिलीपींस, वियतनाम, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, ईरान, इराक, टर्की, सीरिया, वहाँ पर सीमित मात्रा में कोयला पाया जाता है। वो तो इतना कम है कि वो अपने देशों जहाँ पर पाया जाता है उनकी भी आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर सकता है। कोयले के अलावा हम बात करते हैं पेट्रोलियम की। तो एशिया में विशेष रूप से पश्चिमी एशिया के देशों में पेट्रोलियम पाया जाता है, जो पूरे विश्व के करीब करीब 55.8% क्षेत्र टोटल का कुल का वो इन क्षेत्रों में पाया जाता है। और इनका विस्तार यहाँ पर उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व में, टर्की के दक्षिण पूर्व से पूर्वी भाग तक, मध्य इराक, पश्चिमी ईरान और पूर्वी सऊदी अरब तक पाए जाते हैं। पश्चिमी एशिया के अलावा चीन, इंडोनेशिया, भारत में पेट्रोलियम बहुत अधिक उत्पादित होता है। इंडोनेशिया के जो प्रमुख क्षेत्र हैं वहाँ पर सुमात्रा, जावा, बोर्नियो में पेट्रोलियम पाया जाता है। सुमात्रा में पेलम्बॉक, मेदन, जाम्बी, बोर्नियो, बालिक, पायन, उत्तराखंड, जावा में रेम्बो और सुरखिया में पेट्रोलियम पाया जाता है। चीन और भारत में वैसे लगातार पेट्रोलियम के उत्पादन में वृद्धि हो रही है। अब जैसे यहाँ भारत में कई प्रमुख क्षेत्र पेट्रोलियम के रूप में मिले हैं, जैसे कि असम, गुजरात, मुंबई का समुद्र तट, राजस्थान का असम और गोदावरी बेसिन। इसके अलावा एशिया में म्यांमार, जापान और पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम पाया जाता है। चीन में सिक्यांग क्षेत्र में सिक्यांग क्षेत्र में भी पेट्रोलियम का पता लगा रहे, लेकिन अभी पूरी तरह सूचना प्रमाणित नहीं है। एशिया में जो पेट्रोल है उसके सुरक्षित भंडार सर्वाधिक मात्रा में सऊदी अरब में पाए जाते हैं, करीब करीब 1553 करोड़ मीट्रिक टन, जो विश्व का करीब करीब 20.8% है। कुवैत, ईरान, इराक, संयुक्त अरब अमीरात, चीन, इंडोनेशिया, कतर, म्यांमार, भारत, यहाँ पर भी पेट्रोलियम के सुरक्षित भंडार बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा बात करते हैं जल विद्युत की। तो जो जैसे जहाँ भी एशिया में शक्ति की साधन कम है वहाँ पर जल विद्युत की बहुत पर्याप्त संभावना है। आवश्यकता अपने को किस बात की है? केवल इसका जो नियोजित विकास किया जाए। इसमें पूरे एशिया में जल विद्युत की जो क्षमता है वो सबसे ज़्यादा उत्तरी अमेरिका और यूरोप में है। करीब करीब 40% भारत और पाकिस्तान में,
20% चीन में, 15% इंडोनेशिया में और 7% जापान में जल विद्युत शक्ति की संभावना है। दूसरे देश हैं जैसे कि वहाँ पे बहुत कम है। एक जैसे मुख्य रूप से देखा जाए तो दक्षिणी पूर्वी एशिया की जो हमेशा जो बहने वाली नदियाँ हैं वो इसके प्रमुख स्रोत हैं। जापान जो है वो हमने पिछले पॉइंट्स में बात की थी कि जापान में जितने भी शक्ति के संसाधन हैं बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि उसने जल विद्युत का ही शक्ति के साधनों के रूप में अधिकतम विकास कर लिया है। और यहाँ पर जितनी भी संभावित शक्ति है, जितनी संभावना हो सकती है उसके 80% का उपयोग कर लिया है। जापान में लगभग करीब 425 अरब किलोवाट घंटा जल शक्ति तैयार की जाती है। भारत में भी इसका काफ़ी प्रयोग किया जा रहा है क्योंकि कई नदी घाटी योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं और चीन ने भी कई योजनाओं को पूरा किया है। कई अन्य देशों में भी जल शक्ति का उपयोग किया जा रहा है। देखा जाए तो ये जल शक्ति जो है वो ऐसा साधन है जो अन्य जितनी भी शक्ति संसाधनों की कमी है उनकी कमी की पूर्ति कर देता है ताकि देश विकास करे। और इसके लिए आर्थिक और तकनीकी विकास के साथ साथ इन सभी देशों में आपसी सहयोग की आवश्यकता है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं अन्य शक्ति संसाधनों की, उसमें आते हैं प्राकृतिक गैस, आणविक खनिज। तो इनमें से जो प्राकृतिक गैस है उसका उत्पादन पेट्रोलियम जहाँ जहाँ उत्पादित वहीं होता है, जैसे कि इंडोनेशिया, भारत, जापान, म्यांमार, पाकिस्तान, टर्की, ईरान, इराक, सीरिया, सऊदी अरब, अमीरात, यहाँ पर प्राकृतिक गैस प्राप्त होती है। और देखा जाए तो ये आणविक जो खनिज है उसमें पूरा एशिया जो एक निर्धन देश है, केवल बहुत कम मात्रा में मोनोजाइट प्राप्त होता है जो एक थोरियम धातु उत्पादक है, मतलब उससे थोरियम नाम की धातु मिलती है। और ये मोनोजाइट जो है वो प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट, केरल और श्रीलंका के पश्चिमी तट पर समुद्री रेत में प्राप्त होता है। उस समुद्री रेत के साथ प्राप्त होता है। एशिया के सभी देशों में सौर ऊर्जा के भी विकास की बहुत ज़्यादा संभावना है, कई प्रयत्न भी किए जा रहे हैं इसके लिए। और देखा जाए तो अगर इस सौर ऊर्जा का बहुत अधिक हम विकास कर लें तो जो शक्ति की समस्या है वो काफ़ी कम हो सकती है। इसके अलावा पवन ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा की भी विकास की बहुत अधिक संभावना है। अब चूँकि हम ये इन सब अधात्विक खनिजों की बात कर चुके हैं तो अब आगे हम, क्योंकि अभी काफ़ी समय है, तो हम इसमें थोड़ा सा जो अपने एशिया के उद्योग हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। तो वैसे आप लोग सब जानते होंगे कि एशिया को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ महाद्वीप माना जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उसका मूल आधार कृषि। आप जानते हो कि भारत को तो वैसे ही गाँवों का देश कहा जाता है, ग्रामीण प्रधान या कृषि प्रधान उसकी मार्ग के रूप में माना जाता है। अब एशिया के जो देश हैं उनमें से चीन जो है वो एक अग्रणी औद्योगिक देश है। जो वर्तमान में चीन में जो औद्योगिक उत्पादन होता है वो बहुत विश्व प्रसिद्ध है। जापान जो है औद्योगिक दृष्टि से सबसे ज़्यादा प्रगतिशील देश माना जाता है। और जापान का जो औद्योगिक विकास है कोई भी जो पश्चिम के जितने भी औद्योगिक रूप से विकसित देश हैं उनसे कम नहीं है। इसके अलावा चीन, भारत और कोरिया ये भी काफ़ी औद्योगिक रूप से विकासशील देश हैं। हालांकि ये अपने विकास के लिए विकास का प्रयत्न कर रहे हैं, बहुत प्रयत्न किए जा रहे हैं यहाँ पर विकास के लिए। और जो संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े जब हमारे सामने आते हैं तो हम देखते हैं कि पिछले 30 वर्षों में एशिया के औद्योगिक उत्पादन में 15 गुना तक वृद्धि हुई है। अब हम बात करेंगे यहाँ के प्रमुख उद्योगों की। तो इसमें सबसे पहले हम लेंगे लौह इस्पात उद्योग को।
अब ये जो लौह इस्पात उद्योग है, ये माना जाता है कि ये लौह इस्पात उद्योग वर्तमान जो औद्योगिक विकास है उसका आधार है। एशिया में जापान, चीन, भारत जो है वो इस लौह इस्पात उद्योग में काफ़ी अग्रणी देश माने जाते हैं। दक्षिणी जो केवल कहा यह जाता है कि दक्षिणी पूर्वी एशिया में ही लौह इस्पात केंद्रों का विकास बहुत ज़्यादा हुआ है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं जापान की, जो लौह इस्पात उद्योग में सबसे ज़्यादा अग्रणी देश माना जाता है। इस देश में 1961 में ब्रिटेन को काफ़ी पीछे छोड़ दिया था। और यद्यपि देखा जाए तो जो जापान का इस्पात उद्योग जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो बहुत ज़्यादा नष्ट हो गया था, लेकिन इसके बाद उसने 1994-95 तक आते आते बहुत अधिक इसमें प्रगति की और करीब करीब जो इसका इस्पात का उत्पादन था वो 9,56,662 टन था और 2014 तक आते आते वो 80 लाख टन हो गया। यहाँ तक कि आप एक लाइन थोड़ा सा ये नोट कर लीजिए, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि सुदूर पूर्व में जो जापान है उसमें इस उद्योग ने इतनी ज़्यादा प्रगति कर ली कि इसको एशिया का ब्रिटेन कहा जाने लगा। या वैसे तो ये यहाँ पर इस देश में लोहे और कोयले दोनों की कमी है। लोहा चीन, भारत, मलाया और फिलीपींस से आयात कर लेते हैं और यहाँ का जो प्रमुख लोह इस्पात केंद्र है वो क्यूशू द्वीप पर योवाता, हांशू और ओसाका कोबे, साथ में टोक्यो, याकुमा आदि क्षेत्र हैं। और इस्पात उत्पादन में जापान का पूरे विश्व में 6ठा स्थान है। आप ये देखिए कि जो चीन में जब साम्यवादी शासन की स्थापना हुई थी उसके बाद लोहा इस्पात उद्योग के विकास में बहुत अधिक ध्यान दिया गया। और जो यहाँ पर लोहा और कोयला दोनों ही पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थे, ऐसा नहीं था कि जैसे जापान में तो दोनों की कमी थी। तो ये इस क्षेत्र में, इस देश में लोहे का, इस उद्योग का बहुत अधिक लौह इस्पात उद्योग बहुत अधिक विकसित हो चुका है और अधिक विकसित होने की भी संभावना है। अभी वर्तमान समय में तो चीन जो है विश्व का सबसे ज़्यादा इस्पात उत्पादन करता है। इसकी वार्षिक मात्रा 2014 में 4,892 लाख टन थी और विश्व के कुल उत्पादन का 37% है। चीन में जो मुख्य क्षेत्र हैं लौह इस्पात केंद्र के, दक्षिणी चीन में कैंटन, मध्य चीन में वुहानताही, हांगसियांग, औचैंग, टाटुको, आंतरिक मंचूरिया में आंसान, पेंकी, पावटोआऊ और उत्तरी चीन में शीहेकिंगशान, तांगशान, टिएटिशन, चांगची आदि हैं। भारत में तो ये उद्योग प्राचीन समय से ही कुटीर उद्योग के रूप में प्रचलित है। जो आधुनिक इस्पात जो कारखाना है वो 1830 में तमिलनाडु में पोर्टोनोव में लगाया गया था, वो बिल्कुल असफल रहा। 1871 में कुल्टी नामक जो जगह है वहाँ पे कारखाना लगाया गया। उसमें भी जो इसकी जो विकास है, इसका विकास है, प्रगति बहुत मंद रही। 1907 में जमशेदपुर में जो लौह इस्पात का कारखाना था वो बहुत सफल कारखाना माना जाता है और आज भी इस्पात उद्योग में बहुत अग्रणी माना जाता है। इसके बाद हीरापुर, भद्रावती में इस्पात कारखाना स्थापित किया गया। सरकारी क्षेत्र में भारत ने भिलाई मध्य प्रदेश, राउरकेला उड़ीसा, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल और बोकारो बिहार में कई इस्पात उद्योग की स्थापना की। 2013-14 में करीब करीब यहाँ पर इस्पात का उत्पादन हुआ था 5,091 लाख मीट्रिक टन। और ये तो केवल ढलवा लोहा का उत्पादन था। 81.5 लाख मीट्रिक टन इस्पात पिंड का उत्पादन हुआ और 850 लाख मीट्रिक टन परिष्कृत इस्पात तैयार किया गया। एशिया के दूसरे देशों में आप देखिए, उत्तरी और दक्षिणी कोरिया में भी इस्पात उद्योग बहुत अधिक विकसित है। बांग्लादेश में चटगांव में एक इस्पात उद्योग स्थापित किया गया है। कजाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात में भी सीमित मात्रा में इस्पात उत्पादित होता है। अब हम बात करते हैं वस्त्र उद्योग की। अब एशिया में सबसे ज़्यादा विकसित जो वस्त्र उद्योग है वो है सूती वस्त्र उद्योग। इसके बाद ऊनी और रेशमी वस्त्र उद्योग आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सूती वस्त्र उद्योग की।
तो ये जो सूती वस्त्र उद्योग है, ये एशिया के अनेक देशों में इसका विकास हुआ है, लेकिन जो दक्षिणी पूर्वी एशिया देश हैं वहाँ पे तो इनका उत्पादन सीमित है और उत्तम भी नहीं, मतलब उनकी जो उनमें उनकी उत्तमता की दृष्टि भी निम्न है। हालांकि जो वस्त्र उद्योग है इनके केंद्र पाकिस्तान, बांग्लादेश, कंबोडिया, इंडोनेशिया, उत्तरी कोरिया, वियतनाम, टर्की, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान है। और इसमें प्रमुख उद्योग जो हैं वो हैं जापान, भारत, जो प्रमुख उत्पादक देश हैं इस उद्योग के लिए वो हैं जापान, भारत और चीन। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे जापान की। जापान जो है वो सूती वस्त्रों के निर्यात में विश्व में बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हालांकि यहाँ पर कपास का उत्पादन नहीं होता है, लेकिन जापान जो है वो विदेशों से कपास मंगा लेता है, आयात कर लेता है और बहुत अधिक बड़ा उसने विशाल वस्त्र उद्योग बना लिया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यहाँ का वस्त्र उद्योग बहुत अधिक प्रभावित हुआ। उसके बाद इन्होंने पुनः इस पहले के स्तर तक आने में जापान को 8 वर्ष का समय लग गया था। क्योंकि अभी हमें सूती वस्त्र उद्योग के बारे में और भी बातें करनी है और अन्य उद्योगों के बारे में बात करनी है, तो अगली क्लास में हम इसका अध्ययन करेंगे।